तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल पे। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं यूपीएससी 2024 के लिए कुछ कॉन्सेप्ट पर, इसमें जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं। तो जिसमें पहला जो कॉन्सेप्ट है हमारा, देखेंगे डीप फेक टेक्नोलॉजी। तो बिल्कुल सिंपल शब्दों में हमने इसमें डिस्क्राइब किया है, देखें आप। तो डीप फेक टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो डीप फेक शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है डीप लर्निंग और दूसरा है फेक, यानी कि डीप लर्निंग और फेक से मिलकर डीप फेक बना है। तो इसमें क्या है कि किसी भी अन्य व्यक्ति की फ़ोटो या वीडियो पर किसी अन्य व्यक्ति के वीडियो के फेस के साथ फेस स्वैप करके कर दिया जाता है, जो देखने में बिल्कुल असली वीडियो या इमेज की तरह दिखता है। और ये भी चर्चा में इसलिए बना हुआ है क्योंकि अभी हाल ही में कुछ समय पहले जो साउथ की एक एक्ट्रेस हैं, उनका एक डीप फेक वीडियो बनाया गया था जो कि थोड़ी अश्लील था, और इसकी वजह से ये शब्द चर्चा में आया है। या तो दूसरे शब्द में कहें हम, जो डीप फेक है कि डिजिटल हेर फेर, यानी कि डीप फेक का मतलब डिजिटल हेर फेर है, जहाँ कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का प्रयोग करके वीडियो और ऑडियो सामग्री को वास्तविक दिखाने का कार्य किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। ये डीप फेक कहलाता है। और बात करें कि डीप फेक का शुरुआत कहाँ से हुआ, तो डीप फेक शब्द जो है पहली बार 2017 के अंत में एक रेडिट यूज़र के द्वारा बनाया गया था, जिसमें मशहूर हस्तियों के चेहरों को सुपर इम्पोज करने के लिए डीप लर्निंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, तो साथियों ये हो गया डीप फेक टेक्नोलॉजी, है ना। अब दूसरा जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसकी अगर हम बात करें तो वो है ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो यह एक ऐसी प्रौद्योगिकी होती है जिसमें बिटकॉइंस मुद्रा का संचालन होता है। और सरल शब्दों में कहा जाए तो यह एक प्रकार का डिजिटल सार्वजनिक बही खाता या पब्लिक लेजर होता है, जिसमें प्रत्येक लेन देन का रिकॉर्ड दर्ज किया जाता है। इसके अलावा इसमें एक बार किसी भी लेन देन को दर्ज करने पर न तो वहाँ से हटाया जा सकता है और न ही इसमें संशोधन किया जा सकता है। और इसके कारण लेन देन के लिए एक विश्वसनीय जो तीसरी पार्टी जैसे कि बैंक है उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी में। और जो ब्लॉकचेन तकनीक है इसमें क्या है, जो इसके तहत नेटवर्क से जुड़े उपकरणों यानी कि जो मुख्यतः कंप्यूटर होती हैं उनकी श्रृंखलाओं, जिन्हें नोड्स कहा जाता है, के द्वारा सत्यापित होने के बाद प्रत्येक लेन देन के विवरण को खाता बही खाते में रिकॉर्ड किया जाता है। बात करें तो जो असल में जो ब्लॉकचेन होता है इसकी तुलना हम वर्ष 1990 में इंटरनेट की स्थिति से कर सकते हैं। और ये जो ब्लॉकचेन तकनीक है ये एक उन्नत डेटाबेस सिस्टम होता है जो कि एक व्यावसायिक नेटवर्क के भीतर पारदर्शी जानकारी साझा करने की अनुमति देता है। और एक ब्लॉकचेन डेटाबेस जो है इन ब्लॉकों में डेटा संग्रहित करता है जो एक श्रृंखला में एक साथ जुड़े हुए होते हैं। और ये ब्लॉकचेन तकनीक ऐसी तकनीक है जो कि जानकारी संग्रहित करने की ऐसी विधि है जो किसी भी सिस्टम को बदलने, हैक करने या फिर हेर फेर करने को लगभग असंभव बना देता है। अब बात करें कि ब्लॉकचेन तकनीक जो है कितने प्रकार के होते हैं, तो ब्लॉकचेन तकनीक जो है ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया सार्वजनिक ब्लॉकचेन, दूसरा निजी ब्लॉकचेन, तीसरा हाइब्रिड ब्लॉकचेन और चौथा है कंसोर्टियम ब्लॉकचेन। अब थोड़ी सी हम सार्वजनिक ब्लॉकचेन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो सार्वजनिक ब्लॉकचेन होता है ये विकेंद्रीकरण के विचार के लिए पूर्णतः खुला हुआ है। यानी कि इसमें होता क्या है कि कोई भी प्रतिबंध नहीं होता और कंप्यूटर और इंटरनेट रखने वाला किसी भी व्यक्ति को इस नेटवर्क में शामिल किया जा सकता है। दूसरा हो गया निजी ब्लॉकचेन, और इसी प्रकार का निजी ब्लॉकचेन तकनीक हो गया जिसमें क्या होता है कि ये जो ब्लॉकचेन होता है निजी ब्लॉकचेन, ये सार्वजनिक ब्लॉकचेन की तरह विकेंद्रीकृत नहीं होता, क्योंकि केवल जो चयनित उपयोगकर्ता होते हैं वो ही इस प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं, जिससे वे सार्वजनिक ब्लॉकचेन की तुलना में अधिक सुरक्षित हो जाते हैं। इसके अलावा वे कुछ अधिकृत उपयोगकर्ताओं के लिए खुले हैं और एक बंद नेटवर्क के तहत काम करते हैं। जबकि हाइब्रिड ब्लॉकचेन की अगर हम बात करें तो ये निजी और सार्वजनिक
ब्लॉकचेन की मिश्रित सामग्री है, जहाँ पे कुछ भाग को किसी व्यक्ति या संगठन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है और जो अन्य विवरण है वो सार्वजनिक ब्लॉकचेन के रूप में दिखाई पड़ते हैं। और कंसोर्टियम ब्लॉकचेन की बात करें तो यह एक रचनात्मक दृष्टिकोण है, जिसमें क्या है कि किसी भी संगठन की ज़रूरतों को हल करता है, यानी कि जिस संगठन को जैसा ज़रूरत है वैसा काम करता है ये। और ये जो ब्लॉकचेन होता है कंसोर्टियम ब्लॉकचेन, यह लेन देन को मान्य करता है और लेन देन भेजता या प्राप्त भी करता है। और यहाँ पे कुछ हिस्सा सार्वजनिक होता है और कुछ हिस्सा निजी होता है। ठीक है, अब थोड़ी सी हम बात करेंगे इसके बाद एक कंप्यूटिंग सिस्टम की तरफ, वो है अपना एज कंप्यूटिंग। ठीक है, जिससे सवाल पूछा जा सकता है। तो जो एज कंप्यूटिंग है असल में ये क्लाउड कंप्यूटिंग से आया है, कि क्लाउड कंप्यूटिंग को थोड़ी सी और आगे विस्तारित करके एज कंप्यूटिंग लाया गया है। सबसे पहले हम थोड़ी सी क्लाउड कंप्यूटिंग को जान लें। तो क्लाउड कंप्यूटिंग और एज कंप्यूटिंग, इसका उदाहरण बताने से पहले आपको एक चीज़ समझा दूं कि मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग में एज कंप्यूटिंग को लाया गया, उसका वजह ये है कि हम इसका सिंपल उदाहरण देख लें कि जो क्लाउड कंप्यूटिंग को हम मान लें कि वो राजा होता है और ये जो एज कंप्यूटिंग होता है ये मंत्री होता है। तो पहले जब एज कंप्यूटिंग की व्यवस्था नहीं थी, सिर्फ क्लाउड कंप्यूटिंग की व्यवस्था थी, तो प्रजा और राजा हुआ करते थे। ठीक है, समझिएगा इसको ऐसे कि प्रजा और राजा हुआ करते थे। प्रजा को जो भी दिक्कत होता था वो जाके राजा से डायरेक्ट मिलता था, बात करता था। तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत होता था क्योंकि प्रजा अपने हिसाब से बात करती है राजा से। तो इसके लिए एक सिस्टम बनाया गया, भैया एज कंप्यूटिंग लाया जाए। तो इसमें अब क्या हो गया, राजा के साथ साथ मंत्री भी आ गया है। तो अब क्या है, प्रजा जो है डायरेक्ट राजा के पास ना जाकर मंत्री के पास जाता है। तो मंत्री जहाँ तक हो सके चीज़ों को हल करने का प्रयास करता है और जितना वो कर सकता है उतना करता है। अगर नहीं कर पाता वो ज़्यादा किसी भी चीज़ को हल, तब जाकर वो राजा के पास भेजता है। तो यहाँ पे जो एज कंप्यूटिंग की है उसकी अवधारणा इसी पर आधारित है कि क्लाउड कंप्यूटिंग पे हर चीज़ को न भेजकर पहले एज कंप्यूटिंग पे एक उसको कंप्लीट किया जाए, और वहाँ अगर हो जाता है तो आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो अब हम जानें क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है। तो ये जो क्लाउड कंप्यूटिंग है सामान्यतः इसमें, यानी कि जो क्लाउड है कंप्यूटिंग, यानी अगर हम बात करें तो कंप्यूटिंग होता है किसी भी चीज़ का तुलनात्मक विवरणात्मक अध्ययन करना। ठीक है, कंप्यूटिंग गणना करना कंप्यूटिंग का काम हो गया। क्लाउड यानी कि बादल, तो असल में जो क्लाउड कंप्यूटिंग है एक प्रकार का डेटा स्टोर होता है जहाँ पे कोई भी व्यक्ति अपना डाटा स्टोर कर सकता है। इसका सिंपल उदाहरण है, आपके फ़ोन में अगर आप एप्पल यूज़ करते हैं तो आई क्लाउड देखा होगा आपने, या फिर वन ड्राइव होगा, गूगल ड्राइव होगा, या फिर गूगल फ़ोटोज़ वगैरह हैं। तो ये सब क्लाउड के रूप में कार्य करते हैं। यहाँ पे आप कोई भी अपना डेटा को सुरक्षित रख सकते हैं। और इसमें ये जो ड्राइव होते हैं, मतलब जो क्लाउड होते हैं, इसमें हम अपना व्यक्तिगत डेटा तो सुरक्षित रखते ही हैं, इसके अलावा जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के जो भी डेटा होते हैं वो सब इसमें सुरक्षित रखे जाते हैं। अब इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी कि ऐसी वस्तुएं जो इंटरनेट से जुड़ी हुई हों, इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहलाती हैं। तो वो सभी को क्लाउड कंप्यूटिंग के माध्यम से स्टोर रखा जाता है। अब ये जो क्लाउड कंप्यूटिंग होते हैं असल में ऑन डिमांड होते हैं। मतलब ये हुआ कि अगर आप कोई ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं, जैसे होता है कि आप ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं और आप अगर चाहें कि मोबाइल से खेलना चाहें, तो ऐसा होता है कि मोबाइल उतना इनेबल्ड नहीं होता है कि आप मोबाइल में जो सॉफ्टवेयर है उसका उपयोग करके खेल लें। तो कुछ आपको ऑनलाइन माध्यम से उसको खेलना पड़ता है गेम को। जैसे जो बड़े बड़े गेम होते हैं जो 4 GB 5 GB के गेम होते हैं, वो सामान्यतः आप मोबाइल से नहीं खेल सकते। तो उसके लिए मोबाइल में क्या है, कुछ सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ता है। तो ऐसी दशा में जो क्लाउड कंप्यूटिंग होता है उसी के माध्यम से आप इंटरनेट के माध्यम से गेम खेल सकते हैं। और यही मामला आपका जो पीसी है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, उसमें भी होता है कि अगर उसमें ज़्यादा बड़े बड़े ग्राफिक्स ना हो तो आप गेम नहीं खेल सकते। तो ऐसे के लिए आपको क्लाउड कंप्यूटिंग का उपयोग करना पड़ता है। और देखा जाए तो जो क्लाउड कंप्यूटिंग है एक तरह का डेटा सेंटर है जिसे हम क्लाउड कंप्यूटिंग कह सकते हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग जो है इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे गूगल हैं वो सब प्रोवाइड करती हैं। सामान्यतः हमारे फ़ोन में या जो हमारा लैपटॉप है या हमारा जो पीसी है उसमें डेटा स्टोर होते रहते हैं। जैसे कि हमारा फ़ोटो हो गया, वीडियो हो गया, ऑडियो हो गया, या फिर कुछ भी जो हमारा डेटा है वो स्टोर होता रहता है। लेकिन ऐसा होता है कि स्टोर होते होते उसको तो फुल हो ही जाना है, तो आप कहाँ उसको रखेंगे। तो उसके लिए क्या है क्लाउड स्टोर, तो वहाँ पे हम जाके सेव कर देते हैं। क्योंकि अगर हम जैसे हमारा फ़ोन या
पीसी या कुछ भी जैसे लैपटॉप हो गया, हमारा सिस्टम हो गया, अगर फुल हो जाता है तो फिर हम काम नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी दशा में क्या हमको डिलीट करना पड़ता है, लेकिन क्योंकि हर चीज़ को हम डिलीट करेंगे तो हमारा और काम नुकसान हो जाएगा, तो उसको डिलीट नहीं कर सकते। तो ऐसी दशा में क्या है कि हमारा जो भी डेटा है उसको हम क्लाउड में भेज देते हैं, तो वहाँ पर जाके सेव हो जाता है और जब हमको चाहिए होता है वहाँ से मिल जाता है। तो ये जो क्लाउड कंप्यूटिंग में है तो व्यक्तिगत डेटा के साथ साथ निजी और सरकारी डाटा भी मौजूद रहते हैं। और यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ है कि क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब ये नहीं है कि बादल में ऐसा कुछ है, बल्कि ये जो फिजिकल स्थान होते हैं ये एक जगह रखे होते हैं, बड़े बड़े सिस्टम होते हैं, उस पर वहाँ हमारी जानकारी सेव होती है। ठीक है, तो अब बात करें एज कंप्यूटिंग की। तो एज कंप्यूटिंग क्या है? एज मतलब होता है किनारा या कोर या साइड, तो साइड का कंप्यूटिंग हो गया। तो अब क्या होता है एज कंप्यूटिंग में कि कंप्यूटिंग का काम किसी भी नेटवर्क के सिरे पर किया जाता है, तो यह एज कंप्यूटिंग कहलाता है। यानी कि हम किसी भी जानकारी को या कुछ भी ऐसा चीज़ चाहें जो हमें एक छोर पे ही मिल जाए, तो वो एज कंप्यूटिंग हो गया। और इसको लाया गया, यानी कि एज कंप्यूटिंग को लाने का कॉन्सेप्ट ये था कि क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर ज़्यादा लोड ना पड़े, इसके लिए एज कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट लाया गया। तो इसमें क्या होता है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो कि मतलब जैसे कि पहले बताया कि ऐसे सभी मशीन या युक्ति जो कि इंटरनेट से जुड़े हों, जो अब ये क्या था कि पहले क्लाउड से डायरेक्ट जुड़े रहते थे, लेकिन अब क्या है कि एज कंप्यूटिंग के आ जाने से ये पहले एज कंप्यूटिंग के पास जाता है, वहाँ पर मतलब सुविधा या कार्य के हिसाब से अगर उसको एज कंप्यूटिंग को लगता है कि इस मामले को मैं निपटा सकता हूँ तो वही निपटाता है, अगर उसको लगता है कि मैं नहीं निपटा सकता तो जाता है क्लाउड कंप्यूटिंग के पास। तो एज कंप्यूटिंग यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, अब एक टेक्निक है, ये हो गया एज कंप्यूटिंग। अब हम थोड़ी सी बात कर लें एक कार टी सेल थेरेपी के बारे में, यानी कि CAR टी सेल थेरेपी, यानी कार टी सेल थेरेपी, है ना। तो ये जो कार टी सेल थेरेपी है एक प्रकार का उपचार है। थेरेपी मतलब वही उपचार ही होता है, तो एक उपचार है। और टी सेल यानी कि जो कि सुरक्षात्मक कोशिका होता है, तो इसमें होता क्या है कि एक प्रकार का उपचार है जिसमें रोगी की टी सेल या टी कोशिकाओं को, जो कि एक प्रकार की प्रतिरक्षा प्रणाली कोशिका होती है, को प्रयोगशाला में बदल दिया जाता है ताकि वे कैंसर कोशिकाओं पर हमला कर सके। यानी कि कैंसर बीमारी से लड़ने के लिए टी सेल थेरेपी को कार टी सेल में बदल दिया जाता है। तो ये क्या है कि जो टी कोशिकाएं हैं इस थेरेपी में मरीज के रक्त से ली जाती हैं, फिर एक विशेष रिसेप्टर के लिए जीन जो कि रोगी की कैंसर कोशिकाओं पर एक निश्चित प्रोटीन से जुड़ता है, उसे प्रयोगशाला में टी कोशिकाओं में जोड़ा जाता है। फिर विशेष जो रिसेप्टर होते हैं उसे काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर या CAR कहा जाता है। तो बड़ी संख्या में CAR जो हैं ये टी कोशिकाओं को प्रयोगशाला में विकसित किया जाता है और रोगी को जल सेक द्वारा दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या है कि CR टी सेल थेरेपी का उपयोग जो है कुछ रक्त कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है और अन्य प्रकार के कैंसर के इलाज में इसका अध्ययन किया जा रहा है। यानी कि फ़िलहाल जो CAR टी सेल थेरेपी है इसका जो प्रयोग है वो ब्लड कैंसर के इलाज के लिए किया जा रहा है। तो कार टी सेल थेरेपी को काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी भी कहा जाता है। ठीक है, अब थोड़ी सी हम बात कर लें एक बीमारी जिसमें एक थैलेसीमिया है और दूसरा है सिकल सेल एनीमिया। तो थैलेसीमिया की अगर हम बात करें तो ये एक वंशानुगत रक्त संबंधी विकार या बीमारी है और इसमें क्या है शरीर के रक्त में हीमोग्लोबिन पर्याप्त मात्रा में नहीं बनता है। और हीमोग्लोबिन की बात करें तो यह एक प्रकार का प्रोटीन होता है और लाल रक्त कोशिका का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और इसमें पर्याप्त मात्रा में निर्मित न होने पर ही, यानी कि हीमोग्लोबिन के पर्याप्त मात्रा में निर्मित न होने पर ही व्यक्ति को थैलेसीमिया बीमारी होती है। तो ये जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं ये शरीर की सभी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करती हैं और ये ऑक्सीजन एक प्रकार का भोजन होता है कोशिकाओं के लिए, जिसका उपयोग करके कोशिकाएं काम करती हैं। ठीक है, और होता क्या है कि जब पर्याप्त स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाएं नहीं होती हैं तो शरीर के अन्य सभी कोशिकाओं तक पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, जिससे व्यक्ति को थकान, कमजोरी या सांस लेने में तकलीफ महसूस हो सकती है और यह एनीमिया नामक स्थिति होती है। यानी कि जो ऐसी स्थिति होती है वो एनीमिक हो जाती है, यानी शरीर में खून की कमी। और
जो थैलेसीमिया से पीड़ित लोग होते हैं उनमें गंभीर एनीमिया भी हो सकता है, यानी कि एनीमिया यानी खून की कमी। और इसमें क्या है कि जो थैलेसीमिया है, इस बीमारी में क्या है, बार बार मरीज को ब्लड चढ़ाया जाता है, जिससे इनमें आयरन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे उनको दिल का दौरा भी बढ़ सकता है। तो थैलेसीमिया जो कि ब्लड कैंसर है, इसमें क्या है, एक रक्त संबंधित विकार या बीमारी है, जिसमें मानव शरीर के रक्त में हीमोग्लोबिन का पर्याप्त मात्रा में निर्माण नहीं हो पाता। ठीक है। दूसरा है सिकल सेल एनीमिया। तो सिकल सेल एनीमिया की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, ये भी एक रक्त संबंधी विकार होता है। मुख्यतः ये हीमोग्लोबिन की वंशानुगत आनुवांशिक असामान्यता है। और इसमें क्या होता है कि लाल रक्त कोशिकाओं के ज़्यादा मात्रा में नष्ट हो जाने के कारण लाल रक्त कोशिकाओं का जो आकार है वो सिकल या अर्धचंद्राकार हो जाता है और व्यक्ति को क्रोनिक एनीमिया हो जाता है। ये सिकल सेल एनीमिया कहलाता है। तो इसमें क्या है कि सिकल सेल एनीमिया में ये जो व्यक्ति होते हैं उन्हें कभी कभी पीलिया भी हो सकता है। इसके अलावा एनीमिया का बढ़ जाना, बुखार और सांस लेने में तकलीफ, पेट और सीने में दर्द होना सिकल सेल बीमारी के प्रमुख लक्षण हैं। इसके अलावा सिकल सेल बीमारी का पता लगाने के लिए एक खास किस्म का ब्लड टेस्ट किया जाता है, जिसे इलेक्ट्रोफोरेसिस कहा जाता है। इसके अलावा जो सिकल सेल बीमारी है, इसमें लाल रक्त कोशिकाओं में असामान्य प्रकार का हीमोग्लोबिन होता है, जिसे हीमोग्लोबिन एस कहा जाता है। और जब आरबीसी में या लाल रक्त कोशिका में हीमोग्लोबिन एस की मात्रा बढ़ जाती है तो इसका आकार जो है सिकल या अर्धचंद्राकार जैसा हो जाता है। ठीक है। तो सिकल सेल एनीमिया जो कि वंशानुगत बीमारी है और थैलेसीमिया ये भी वंशानुगत बीमारी है। ठीक है। अब थोड़ी सी हम बात कर लें प्रोजेक्ट उद्भव के बारे में। तो प्रोजेक्ट उद्भव जो कि हाल ही में क्या हुआ है कि वर्ष 2023 में भारतीय सेना ने यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया के साथ साझेदारी के रूप में प्रोजेक्ट उद्भव के हिस्से के एक रूप में हाइब्रिड पैनल चर्चा शुरू की। और ये जो चर्चा हुआ यह भारतीय सैन्य प्रणालियों का विकास, युद्ध और रणनीतिक सोच, वर्तमान अनुसंधान एवं भविष्य की दिशाएं पर केंद्रित थी। तो इसमें क्या हुआ है, प्रोजेक्ट उद्भव में जो कि भारतीय रक्षा मंत्रालय का प्रोजेक्ट है, इसमें क्या हुआ कि भारतीय सेना के द्वारा राज्य कला, युद्ध कला, कूटनीति और भव्य रणनीति के प्राचीन भारतीय ग्रंथों से प्राप्त राज्य कला एवं रणनीतिक विचारों की गहन भारतीय विरासत को फिर से खोजने के लिए एक शुरू की गई पहल है प्रोजेक्ट उद्भव के तहत। इसके अलावा यह स्वदेशी सैन्य प्रणालियों, ऐतिहासिक ग्रंथों, क्षेत्रीय ग्रंथों एवं राज्यों, विषयगत अध्ययन और जटिल कौटिल्य अध्ययन सहित व्यापक स्पेक्ट्रम पर केंद्रित है। इसके अलावा अपने मूल में प्रोजेक्ट उद्भव ऐतिहासिक और समकालीन को जोड़ने का प्रयास करता है। साथ ही साथ यह परियोजना जो है ऐतिहासिक आख्यानों की पुनः खोज से परे है, बल्कि इसमें क्या है कि इसका उद्देश्य जो है भारत की बहुमुखी दार्शनिक और सांस्कृतिक विरासत में गहराई से निहित एक स्वदेशी रणनीतिक शब्दावली को विकसित करना है। इसके साथ साथ जो प्रोजेक्ट उद्भव है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है ये है कि अंततः जो उद्देश्य है प्राचीन जो ज्ञान है उनको आधुनिक सैन्य शिक्षा शास्त्र से एकीकृत करना है, जिससे भारतीय सेना आज के जटिल रणनीतिक परिदृश्य में सदियों पुराने सिद्धांतों से सीख ले सके। इसके अलावा जो प्रोजेक्ट उद्भव है इसका जो उद्देश्य है प्राचीन भारतीय रणनीतिक ज्ञान को आधुनिक सैन्य शिक्षा शास्त्र से एकीकृत करना है। साथ ही साथ यह परियोजना जो है शास्त्रीय ग्रंथों में जो कम खोजी गई रणनीतिक सोच है, शासन कला है और युद्ध कला है, उनका पता लगाना है। और जो चाणक्य के जो अर्थशास्त्र है जिसमें रणनीतिक साझेदारी, कूटनीति, नरम शक्ति अनुमान आदि, और जो कामंदक के नीतिसार और तमिल के कवि जिनका नाम तिरुवल्लुवर है उनके तिरक्कुल जो कि युद्ध में नैतिक आचरण जैसे सैन्य प्रशिक्षण को पाठ्यक्रम में शामिल करने पर जोड़ देती है। इसके अलावा ये जो प्रोजेक्ट उद्भव है इसका मकसद है सेना को भविष्य के लिए तैयार करने पर ध्यान देने के साथ ही साथ भारत के प्राचीन रणनीतिक कौशल पर विमर्श को बढ़ावा देना है और इसे मौजूदा युद्ध रणनीति में शामिल करना है। इसके अलावा जो ये प्रोजेक्ट उद्भव है इसको एक रणनीतिक शब्दावली और वैचारिक ढांचा बनाने के लिए तैयार किया गया है, जो कि भारत की दार्शनिक और सांस्कृतिक विरासत से जुड़ा हुआ है। और
जो प्रोजेक्ट उद्भव है इसका ध्यान है सैन्य अधिकारियों को शिक्षित करने, वरिष्ठ कमांडरों को सूचित करने और रक्षा कर्मियों के लिए ज्ञान पूल बनाने पर जोर देने पर रहेगा। इसके अलावा पारंपरिक ज्ञान को समकालीन सैन्य प्रथाओं से जोड़ने के लिए प्राचीन भारतीय ग्रंथों और ऐतिहासिक सैन्य अभियानों का अध्ययन कराया जाएगा। ठीक है, जैसा कि पहले बताया कि जो प्रोजेक्ट उद्भव है इसका संबंध जो है रक्षा मंत्रालय से है। ठीक है, अब थोड़ी सी हम देख लें ये जो अपना यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया है, तो ये जो यूएसआई है यानी कि यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, यह नई दिल्ली में स्थित है जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा सेवा थिंक टैंक का काम करता है। इसके अलावा इसका उद्देश्य है रक्षा सेवाओं की कला, विज्ञान और साहित्य में रुचि और ज्ञान को बढ़ावा देना। साथ ही साथ ये जो यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया है या यूएसआई है, इसकी स्थापना सन 1870 में एक सैनिक विद्वान कर्नल, जिनका नाम जो बाद में मेजर बने, उनका नाम मेजर जनरल सर चार्ल्स मैकनिगर के द्वारा की गई थी। ठीक है, अब थोड़ी सी हम प्रोजेक्ट ग्रूट के बारे में पढ़ लें। तो जो प्रोजेक्ट ग्रूट है, असल में ग्रूट से आपको अगर आप फिल्मों का अगर ज़्यादा भी शौक़ रखते हो, देखे हो, तो आई एम ग्रूट, ये आपको डायलॉग याद होगा। आई एम ग्रूट जो मार्वल्स की मूवी है उसका कैरेक्टर है ग्रूट, तो उसी पर आधारित है ये प्रोजेक्ट ग्रूट। तो हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई चिप लीडर, जिसका नाम है एनवीडियाज यानी कि एनवीडिया नाम है, ये एक अमेरिकी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन और तकनीकी कंपनी है। तो इसने एक ह्यूमनॉइड रोबोट के विकास के लिए प्रोजेक्ट ग्रूट लॉन्च किया है। ठीक है, यानी कि प्रोजेक्ट ग्रूट का संबंध जो है ह्यूमनॉइड रोबोट के विकास के लिए है और इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके ह्यूमनॉइड रोबोट को मानव जैसी समझ और गति के साथ सशक्त बनाना। इसके अलावा ये जो प्रोजेक्ट ग्रूट है यह एक जर्नलिस्ट रोबोट टेक्नोलॉजी है जो कि मल्टी मॉडल एआई सिस्टम पर आधारित है। इसके अलावा यह ह्यूमनॉइड रोबोटों के लिए दिमाग के रूप में कार्य करता है। साथ ही साथ इस रोबोटों को प्राकृतिक भाषा को समझने और मानवीय कार्यों को देखकर उनका अनुकरण करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ठीक, तो जब आप ग्रूट का स्पेलिंग देखेंगे GROOT, तो GR तो सही है, यहाँ पे जो डबल ओ लिखा है एक्चुअली ये ओ नहीं है बल्कि ये 00 है, जो गणित में होते हैं 00 वो है ये। ठीक है, तो इसके अलावा ये जो एआई सिस्टम और जो है ये ग्रूट है, ये रोबोटों को नेविगेट करने और उनके आसपास की वास्तविक दुनिया से जुड़ने में मदद कर सकता है, यानी कि जो ह्यूमनॉइड रोबोट आएंगे वो इतने ज़्यादा विकसित रहेंगे। ठीक है, और ये जो प्रोजेक्ट ग्रूट है इसकी अगर हम विशेषता की बात करें तो विशेषता ये है कि ये ह्यूमनॉइड रोबोट जो है संभावित रूप से विभिन्न खतरनाक और दोहराव कार्यों को संभालने में सक्षम है। इसके अलावा ये जो ह्यूमनॉइड रोबोट हैं ये इंसानों की मदद कर सकते हैं और उनकी जगह लेने के बजाय उनकी जीवन को अधिक आरामदायक बना सकते हैं। और इस मॉडल को एनवीडिया GPU त्वरित सिमुलेशन पर प्रशिक्षित किया गया है। ठीक है, अब थोड़ी सी हम बात करेंगे एनवीडिया के बारे में कि एनवीडिया जैसे कि पहले ही बताया कि एक अमेरिकी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन और तकनीकी कंपनी है। तो इसकी जो इस कंपनी है इसकी स्थापना जो है सन 1993 में की गई थी और ये कंपनी जो है त्वरित कंप्यूटिंग में अग्रणी स्थान रखता है। ये बहुत बड़ी कंपनी है ये, और इस कंपनी ने वर्ष 1999 में ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट या GPU का आविष्कार किया था और इस आविष्कार ने PC गेमिंग बाज़ार में विकास को गति दी, यानी कि जैसे कि गेम वगैरह जो खेलते हैं तो जो उसके ग्राफिक्स चाहिए वो यही बनाती है एनवीडिया कंपनी। ठीक है, और वर्तमान में यह डेटा सेंटर स्केल वाली एक पूर्ण स्टैक कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। इसके अलावा वर्तमान में एनवीडिया के साझेदारों में फिगर, बोस्टन डायनेमिक्स, एस्ट्रोनिक, एजिलिटी रोबोटिक्स, सेंचुरी AI और यूनिटरी शामिल हैं। ठीक, तो ये था साथियों साइंस एंड टेक से संबंधित वर्ष 2024 के लिए, वर्ष 2024 के UPSC प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए कुछ टॉपिक। आई होप कि आपके काम आए। नमस्कार, जय हिंद। बाकी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।